हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाते हुए हमने वहां पर इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया था। आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी हम इकोनॉमी का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी दी थी, बट यहां पर हम आपको जो बता रहे हैं वो किसके बारे में बताएंगे? इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहला डाउट आपके दिमाग में ये आएगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या फर्क होता है। चलिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि इकोनॉमिक्स क्या बताया गया था लास्ट टाइम आपको। इकोनॉमिक्स एक गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन अध्ययन करने का एक तरीका है। यह सोशल साइंस की एक ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को पढ़ करके कोई भी देश क्या करेगा? अपने गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन कैसे करेगा, यह सीखेगा। वो किससे? इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स यूनिवर्सल है, एक विषय है। इस इकोनॉमिक्स को पढ़ करके जब कोई भी देश अपने यहां पर इंप्लीमेंट करेगा, इकोनॉमिक्स को पढ़ करके जब कोई देश अपने यहां पर इंप्लीमेंट करेगा, यदि अच्छा हो पाया, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन अच्छा हो पाया, इकोनॉमिक्स पढ़ी, अच्छा इंप्लीमेंट किया, अच्छे रिजल्ट मिले, तो वहां की इकोनॉमी कहलाएगी। अगर अच्छा रिजल्ट तो अच्छी इकोनॉमी, बुरा रिजल्ट तो बुरी इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स एक यूनिवर्सल है। इकोनॉमिक्स क्या है? यूनिवर्सल है। यह अच्छा ही होता है, लेकिन इकोनॉमी किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है। यह अच्छी और बुरी हो सकती है, जबकि इकोनॉमिक्स क्या है? एक यूनिवर्सल है। जैसे आपसे कहें कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक्स कैसा है, तो आप कहेंगे ये कैसा सवाल है। लेकिन अगर आपसे कहें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है, तो खराब है। पाकिस्तान का तो सब कुछ ही खराब है, बट इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इकोनॉमी भी खराब है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कोई कहे बायोलॉजी कैसा है, तो बायोलॉजी यूनिवर्सल एक सब्जेक्ट है। बायोलॉजी अपने आप में ठीक ही होता है, एक सब्जेक्ट है। लेकिन बायोलॉजी को पढ़ करके जो व्यक्ति डॉक्टर बनता है, उसको हम कहते हैं कि यह डॉक्टर अच्छा है या डॉक्टर बुरा है। तो क्या होगा? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इस इकोनॉमिक्स की मदद से हम सीख पाते हैं कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। जबकि उसी से सीख करके जब हम डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज और प्रोडक्शन करते हैं, अच्छा कर पाए तो उससे बनेगा अच्छी इकोनॉमी, बुरा कर पाए तो बनेगा बुरी इकोनॉमी। इसी प्रकार पूरी दुनिया में हर देश में अलग अलग प्रकार की इकोनॉमी पाई जाती है। किसी के यहां पर किसी प्रकार की इकोनॉमी, किसी के यहां पर किसी प्रकार की इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमने लास्ट सेशन में समझ लिया था। आज के में हम इकोनॉमी को समझते हैं कि किस देश की कैसी इकोनॉमी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का वर्गीकरण करेंगे। तीन आधार पर हमें इसके वर्गीकरण करने हैं। एक है मालिकाना हक के आधार पर, यानी ओनरशिप के आधार पर। दूसरा है विकास के आधार पर, यानी डेवलपमेंट के आधार पर। और तीसरा है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के आधार पर, यानी जो हमारे विदेशी, हमारे देश के साथ में दूसरे देश से जो रिलेशन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर। तो तीन आधार पर हम यहां पर देखेंगे। ओके, पहला देखेंगे ओनरशिप के आधार पर देश में, किसी भी देश में किस प्रकार की इकोनॉमी होती है। इसके आधार पर पहला प्रकार, हम यहां पर तीन प्रकार डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रकार है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बात समझ पा रहे हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसको समझने से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि किसी चीज को बनाने के लिए, यानी प्रोडक्शन करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चाहिए? गुड्स हो या सर्विस। इसको बनाने के लिए, यानी हम पूछ रहे हैं
कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हैं, एग्जाम में आता है और उसमें पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है, कारक नहीं है, तो आपको जवाब देना है। पहला है हमारा, यानी हमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है, कैपिटल, यानी पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। किसी भी गुड्स को बनाने के लिए या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहला क्या चाहिए, पैसा। दूसरा जमीन चाहिए, जमीन चाहिए। तीसरा हमें एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, मालिक चाहिए। और चौथा हमें लेबर चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर का मतलब आपको मजदूर भी चाहिए, यानी पूंजी चाहिए, यानी भूमि चाहिए, जमीन चाहिए। सिंपल भाषा में इसको जमीन कहते हैं, भूमि। अच्छा, इसके अलावा आपको उद्यमी चाहिए, मालिक चाहिए उसका। उसके अलावा आपको मजदूर चाहिए, ठीक है, तभी तो आप किसी चीज को बना पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, तो आपको बता दूं कि जिस प्रकार टीचिंग एक सर्विस है, अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो क्या जरूरी है इसी से पढ़ाएं? आप कहीं भी मिलिए, केवल जमीन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, जिससे कि आपको जो जगह हमें मिलेगी उसको पैसा देकर के खरीद पाए या रेंट पे ले पाए, फिर हम आपको पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं होगी। यहां हमने रख दिया पेन, बस ओरली आपको बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, क्या इसको भी तो पढ़ाना कहते हैं? ठीक है, तो यानी जब कोई गुड्स और सर्विसेज जो बनती है उन 4 चीजों के आधार पर ही बनती है। ये आपके चारों क्या हैं, फैक्टर्स हैं। और इन्हीं चारों चीजों पर यदि सरकार का अधिकार होता है, यदि इन्हीं चारों पर सरकार का अधिकार होता है या फिर प्राइवेट लोगों का अधिकार होता है, तब यह इकोनॉमी का परिवर्तन कर देते हैं। जैसे इन चारों पर यदि प्राइवेट लोगों का अधिकार हो तो वहां की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कैसी बन जाएगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। यानी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस को किसी देश में निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट लोग चला रहे हों, तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाती है। जैसे आप देखिए उस देश में रेलवे कोई निजी व्यक्ति चला रहा है। हम 100% बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अधिकतर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस को कोई निजी व्यक्ति ही चला रहा होगा, तो वहां उस देश की अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह अर्थव्यवस्था जो होती है यह किसके लिए ज्यादा अच्छी होती है, अमीरों के लिए। कि निजी व्यक्ति एक ही चीज पर काम करता है, प्रॉफिट पर। आप जानते हैं निजी व्यक्ति किसके पर काम करता है, प्रॉफिट पर। और प्रॉफिट पर काम करता है यानी वह चीजों को महंगी बेचता है, ज्यादा रेट करके बेचता है, इसीलिए यह केवल और केवल अमीरों के लिए ही होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको जानना है कि कैपिटल इकोनॉमी जो होती है इसमें ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन या ज्यादातर चीजों पर अधिकार निजी व्यक्तियों का होता है। रेलवे चला रहे हैं निजी व्यक्ति, स्पेस में जा रहे हैं निजी व्यक्ति। स्पेस एक्स आप कंपनी का नाम सुनते होंगे, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, जबकि स्पेस में हमारे भारत में कौन जाता है, सरकार, गवर्नमेंट के हाथ में है वो, लेकिन यहां पर प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था कैसी बन जाएगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका अमेरिका, इंग्लैंड। ये दोनों ही आपके देश ऐसे हैं जहां पर अर्थव्यवस्था कैसी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। हर चीज पर, ज्यादातर चीजों पर अधिकार निजी व्यक्तियों का है। स्कूल निजी व्यक्ति चला रहे हैं, रेलवे निजी व्यक्ति, हॉस्पिटल्स निजी व्यक्ति अधिकतर। आई होप आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझ में आ गई होगी। ठीक उसी प्रकार यदि हम जो आपको हमने अभी बताए कि फैक्टर के 4 आपके जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स हैं वो आपके 4 हैं, उन्हीं पर अधिकार यदि गवर्नमेंट का हो, उन्हीं पर अधिकार यदि गवर्नमेंट का हो, तो ऐसे में उस देश की अर्थव्यवस्था क्या बन जाएगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। बात समझ पा रहे हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था गरीबों के लिए बहुत अच्छी होती है। गरीबों के लिए इसमें सरकार चीजों का रेट निर्धारित करती है और रेट कम रखती है।
जिससे गरीबों का कल्याण हो। समाजवादी, समाज का हित करने वाला, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, अगर आपको यहां पर फिर से बताएं, लैंड, लेबर, कैपिटल और उसके अलावा हमने कहा आपका एंटरप्रेन्योर यानी मालिक, उद्यमी, कैपिटल पूंजी, लेबर मजदूर और लैंड यानी भूमि। इन चारों चीजों पर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा अधिकतर जगहों पर। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जैसे अगर मुझे चाइना में, फॉर एग्जांपल चाइना में अगर कोई फैक्ट्री खोलनी हो, तो चाइना वाले लोग तुरंत मुझसे कहेंगे कि आपको जगह कौन सी चाहिए, तो हम कहेंगे ये वाली जगह चाहिए उनके यहां पर। तो जगह भी वन डे तुरंत प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कहेंगे मालिक से, जो उसका ओनर होगा, जिस व्यक्ति से इनको दिलानी है, उस व्यक्ति से कहेंगे कि भाई इसका इतना रेट चल रहा है, क्या आपको ये चाहिए? तो वो कहेगा नहीं, इसका तो हम ज्यादा लेंगे। वहां पर कुछ भी करके वह हमें जमीन दिलाएगा, बहुत जल्दी प्रोवाइड कराता है, हमें लाइसेंस देगा। ठीक है, इसके अलावा मालिक हम बनने ही वाले हैं। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि जहां पर इन चारों पर अधिकार अगर गवर्नमेंट का होता है, तो वहां की अर्थव्यवस्था आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था बन जाती है। और इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है। यहां की अर्थव्यवस्था कैसी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बात आपको समझ में आ रही है? यहां पर ज्यादातर स्कूल, हॉस्पिटल्स या रेलवे सब ज्यादातर कौन चला रहा होगा? गवर्नमेंट चला रही होगी। और गवर्नमेंट हमेशा गरीबों का ख्याल रखती है, चीजें कम रेट पर मिलती हैं, जबकि प्राइवेट चीजें महंगे पर मिलती हैं। तो वो ये अमीरों के लिए बहुत अच्छी है और ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रकार और जानते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कुछ देश इतने होशियार हैं कि उन्होंने सोचा कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये तो अमीरों के लिए बहुत अच्छी है, तो इसकी कुछ अच्छी बातें ग्रहण की, साथ में सोशलिस्ट इकोनॉमी की कुछ अच्छी बातें ग्रहण की। दोनों की अच्छी बातें लेकर के उन्होंने एक नया प्रकार बनाया, और वो बना क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार और निजी व्यक्ति दोनों मिलकर के काम कर रहे होते हैं, दोनों अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा देश भारत, इंडिया, फ्रांस। अब आप खुद ही सोचिए, क्या हमारे यहां पर स्कूल केवल निजी व्यक्तियों के हैं, प्राइवेट स्कूल है? नहीं, दोनों हैं, प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं। हॉस्पिटल्स देखिए, एक ही शहर में आपको सरकारी हॉस्पिटल भी मिलेगा और आपको प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिलेगा। इसका मतलब यह उदाहरण किसका है? मिक्स्ड इकोनॉमी का है। अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछ ले कि हमारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय पर हमारे देश में अर्थव्यवस्था समाजवादी थी। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कई जगह पर भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया, राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया और निजी व्यक्तियों को मौका दिया गया। यहां से हमारी अर्थव्यवस्था कैसी बनना शुरू हो गई? मिक्स्ड इकोनॉमी बनना शुरू हो गई। लेकिन पूरी तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी बनी 1991 के एलपीजी मॉडल के बाद। यह बात हमने इसलिए आपको बताई है कि यह बात एसएससी के 2017 के एग्जाम में पूछी गई थी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी कब बनी? तो 1991 के एलपीजी मॉडल के बाद पूरी तरह से, लेकिन आंशिक रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। आई होप आपको ओनरशिप के आधार पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो या सोशलिस्ट इकोनॉमी हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो, आपको तीनों समझ में आ गई हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। चलिए आगे चलते हैं, डेवलपमेंट के आधार पर पढ़ते हैं। डेवलपमेंट के आधार पर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन यानी रोटी, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा ये तो मिलता ही हो, बेहतरीन मिलता हो, साथ में उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो और साथ में उस देश में लोगों के मौलिक अधिकार अच्छे हो। ये सारी चीजें, क्या हम किसी देश में ये कह सकते हैं कि एक ही आधार पर कि हाँ वह एक आधार देख लिया कि जैसे बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं लेकिन लोगों के मौलिक अधिकार नहीं है, क्या उस देश को विकसित कह सकते हैं? नहीं। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बहुत लंबा है,
बहुत लंबा है, क्या आप उसको विकसित कहेंगे? नहीं, आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी हाइट, जिसकी चौड़ाई, यानी सब चीजें उसकी एवरेज अच्छी हो, तो आप विकसित कहेंगे। ठीक उसी प्रकार किसी भी देश में यदि इंफ्रा अच्छा है, लोगों के मौलिक अधिकार, महिलाओं को अधिकार मिला हुआ है, साथ में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब भी बहुत अच्छा मिला हुआ है, उस देश की अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाती है। और ऐसे में एग्जाम्पल आता है अमेरिका, जापान और यूरोप के कई कंट्री जैसे जर्मनी। तो आपको याद रखना है, ऐसे देश की अर्थव्यवस्था जहां पर सारी सुविधाएं, लोगों के मौलिक अधिकार, महिलाओं को अधिकार, ये सारी चीजें मिलती हो, वहां की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था होती है। अब आपके दिमाग में यदि ये आता है कि सऊदी अरब का दुबई क्या विकसित है, या सऊदी अरब क्या विकसित है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर लोगों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, महिलाओं को अधिकार नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, तो क्या उस आधार पर हम विकसित कह सकते हैं? नहीं, वो विकसित नहीं है। वह क्या है? विकासशील है। तो आपको आई होप विकसित समझ में आया होगा। विकसित क्या है? अमेरिका, जापान। जिस देश के बारे में सोचते ही, नाम सुनते ही आपके दिमाग में आहा बहुत अच्छा कंट्री है, तो आप समझिएगा जैसे जापान है, जैसे जर्मनी है, जैसे अमेरिका है, ये सब आपके विकसित कंट्री हैं। ठीक है, अगला प्रकार जानते हैं जो दूसरा है विकासशील, यानी ऐसे देश जिनमें ये सारी सुविधाएं हैं और आगे अच्छी होने की संभावना है। ज्यादातर हमारी दुनिया के ज्यादातर देश इसी कैटेगरी में आते हैं। हमारा मित्र कंट्री पाकिस्तान, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। अफगानिस्तान इसी में, श्रीलंका इसी में, भारत इसी में। आपको पता होगा हमारे भारत ने यह टारगेट सेट किया है कि आने वाले समय में हम भी विकसित होंगे, और ये विकसित करने का टारगेट कब का रखा गया है, इसके लिए आप कमेंट करिए। यदि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हमारी भारत सरकार ने अभी कुछ ही समय पहले यह टारगेट सेट किया है कि हमारा देश तब तक विकसित हो जाएगा, वो क्या है, इसके लिए आप कमेंट करिए। ठीक है, बाकी अगर आप कमेंट सही कर पाएंगे, सही जवाब दे देंगे तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप कमेंट करिएगा। ओके, डेवलपिंग कंट्री जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा भारत और श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जितने भी कंट्री आप सुनते हैं, ये सभी ज्यादातर कंट्री आपके किस में आते हैं? विकासशील में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं तीसरा टाइप इसका, जो है अंडर डेवलप्ड, अविकसित। अविकसित जहां पर रोटी, कपड़ा, मकान भी नहीं मिल रहा है लोगों को, मौलिक अधिकार तो बहुत दूर की बात है, इंफ्रा बहुत दूर की बात है, वहां रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी बन जाएगी? अविकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जैसा हमने आपसे एग्जाम्पल लिया कि भाई ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित कंट्री कौन सा है? अमेरिका। क्या आप अमेरिका गए हैं? नहीं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं। अगर आपसे मैं एग्जाम्पल लूं, पूछूं कि बताइए अविकसित कंट्री कौन सा है, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बताइए हमारे भारत में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। ऐसा आपका जवाब आएगा। क्या आप मुकेश अंबानी से मिले हैं? नहीं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे गरीब व्यक्ति भारत में कौन है, तो आप नहीं बता पाएंगे। दरअसल इंसान की फितरत है कि अमीर व्यक्ति को सब जानते हैं और सब जानना चाहते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति को कोई नहीं जानता, न जानना चाहता। तो ऐसे में यदि यहां पर अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि कौन सा देश अविकसित है, तो आपने कभी शायद नहीं सुना होगा। तो ऐसे में अविकसित कंट्री के एग्जाम्पल्स हैं बुरुंडी और जाम्बिया। यह कंट्री आपने कभी नहीं सुने होंगे शायद। अगर एग्जाम में सवाल आता है और पूछता है कि बताइए यह देश विकसित है या अविकसित है, तो आपके अगर सामने ऐसा नाम आए और दिमाग में ऐसा नाम सुना हो और दिमाग में सुनते ही आए आहा ये कंट्री तो बहुत अच्छा है, तो समझ जाना कि वह किसका एग्जाम्पल है? विकसित का है। ट्रिक बता रहे हैं। और केवल सुना हो तो समझ जाना विकासशील है, और कभी न सुना हो तो समझ जाना कि आप केवल अविकसित की बात कर रहे हैं। ये ट्रिक के तौर पर आपको बता रहे हैं।
जनरली अविकसित को कोई नहीं जानता है। ज्यादातर कंट्री साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, इसमें साउथ की तरफ के ज्यादातर कंट्री हमारे कैसे हैं, अविकसित हैं ज्यादातर। ठीक है, ये टाइप भी हमने पढ़ लिया। अब अगला टाइप पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर सबसे पहला होता है ओपन इकोनॉमी, यानी खुली अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जिस देश में आयात होता हो, निर्यात होता हो। आयात निर्यात का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता हो, ये दोनों चीजें होती हो। मतलब जैसे हमारा देश, हमारे देश में गेहूं बहुत होता है, तो हमारा देश गेहूं जब ज्यादा हो जाता है तो कुछ स्टोर कर लिया जाता है और कुछ किसी देश में बेच दिया जाता है। अमेरिका जा रहा है, अफगानिस्तान हमने कई बार भिजवाया, तो इस तरीके से यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जब हमारे देश में किसी चीज की कमी होती है, जैसे पेट्रोलियम है, जैसे कॉफी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम वहां से लेके आते हैं, तो ये क्या है, इंपोर्ट है। तो जिस देश में लेन देन होता हो अन्य देश के साथ, ऐसे में उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी, ओपन इकोनॉमी। दुनिया के ज्यादातर देश ओपन इकोनॉमी का उदाहरण है। तो यहां पर उदाहरण बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्यादातर देश है। आपसे पूछा जाए कि अफगानिस्तान की कैसी है इकोनॉमी, तो कैसी है, ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है। आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इनकी कैसी है, सभी की ओपन इकोनॉमी है। तो सभी देश इसमें आते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ऐसा देश जहां पर ना तो बाहर कुछ बेचा जाता हो और ना ही किसी अन्य देश से खरीदा जाता हो। तो आप कहेंगे क्या ऐसा भी कोई देश है, तो जी हां, ऐसा भी एक देश है। और वह देश कौन सा है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के आप जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, जो वहां के सर्वा हैं, क्या नाम है उनका, जिम योंग किम। जो भी नाम है, नाम ऐसा ही है। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, उनके यहां पर पहली बात समाजवादी अर्थव्यवस्था है, सब कुछ उनके हिसाब से ही चलता है। और अपने देश में वो करते क्या हैं, जैसे पूछते हैं कि भाई हमारे पास गेहूं कितना है, तो लोगों ने बताया कि सर हमारे पास तो गेहूं केवल 50 लोगों का है। कि लोग कितने हैं, कि लोग तो 100 हैं। लाओ AK-47, गोली मारेगा 50 को, बचेंगे कितने, 50। अब बैलेंस है, ओके। वहां पर लोगों का मौलिक अधिकार नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, साथ में कम पड़ जाएगा लेकिन बाहर से खरीदेगा नहीं। कितना भी पैदा हो जाए स्टोर करके रखेगा, सड़ जाएगा लेकिन किसी को देगा नहीं। यही स्थिति है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया का यह जिम योंग किम, क्या नाम है इसका, यह इस प्रकार का व्यक्ति है कि कहता है कि मेरी जो टेबल है, उस टेबल के नीचे क्या लगा रखा है उसने, एक स्विच लगा रखा है कि जिस दिन दिमाग घूमेगा स्विच दबाएंगे पूरी दुनिया खत्म। आसपास उसने अपने एटम्स बॉम्ब लगा रखे हैं कि वहां पर, ऐसा कहते हैं उसके बारे में, क्या रियलिटी है पता नहीं, कि उसका दिमाग जिस दिन घूमेगा स्विच दबाएगा पूरी दुनिया खत्म कर देगा। ऐसा सिरफिरा है वो। उस देश में कैसी अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी। कितना भी कम पड़ जाए, भूखे मर जाए, लेकिन कभी किसी से लेता नहीं, कितना भी ज्यादा हो जाए किसी को कभी देता नहीं। तो वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है, नॉर्थ कोरिया। याद रखिएगा एग्जाम में ये नॉर्थ कोरिया का जो एग्जाम्पल है ये बहुत पूछा जाता है। क्लोज्ड इकोनॉमी का उदाहरण कौन सा है, नॉर्थ कोरिया। आई होप आपको ओनरशिप के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के आधार पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि समझ में आ गई हैं तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहां पर हमने इसको डिस्कस कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात क्या है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमने बता दिया कि प्राचीन काल के जितने भी अर्थशास्त्री रहे हैं, चाहे वो एडम स्मिथ हो या बाकी और लोग हो, इनका यही कहना था कि हमारी जो राज्य सरकार या सरकार होती है, इसे इन्वॉल्व कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
तो ऐसे में यदि इन्वॉल्व नहीं होगी तो कैसी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और यह अमीरों के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ओके। इसके बाद इन्होंने जो किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में, इसमें ही इन्होंने वकालत इस बात की थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही सबसे बेस्ट होती है, एक राज्य को हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस अवस्था को, यानी जो हमारी जो व्यवस्था है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसको अपनाने वाला पहला देश बना था अमेरिका। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाने वाला पहला देश अमेरिका, ये एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, ओके। आगे इसके दूसरे भी कुछ नाम हैं। इसके क्या क्या नाम है? प्राइवेट इंटरप्राइजेज सिस्टम, फ्री इंटरप्राइजेज सिस्टम और मार्केट इकोनॉमी, इसके अन्य नाम भी हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। इसका हमने ये इंग्लिश वर्जन दिया है। जो लोग इंग्लिश में नोट करना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो हिंदी में करना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों हमने आपको दे दिए हैं। ठीक है, वही सेम बात इसमें मेंशन है। ठीक है, याद रखेंगे ये हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वकालत जो है दी वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे पूंजीवादी अर्थशास्त्र की गीता भी कहा जाता है, 1776 में लिखी गई एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाने वाला सबसे पहला देश कौन सा बना? रूस बना 1917 में। यहां पर हमने मेंशन किया है 1917 में पहला देश बना था रूस। इसके बाद चाइना भी बना दूसरा, चाइना बाद में बना है, रूस पहले बना है समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला। इसके भी कुछ प्रचलित नाम हैं, जैसे केंद्रीय अर्थव्यवस्था, जैसे सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, ये इसका एक दूसरा नाम है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी और स्टेट इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। रूस में इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है जनरली, और भी देश इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी ही कहते हैं। लेकिन चाइना में भी है, लेकिन चाइना में इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। वही चीज हमने इसको इंग्लिश वर्जन में दिया है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। ठीक है, आपको इशू नहीं आएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी बातें। आप जानते हैं कि इसमें सरकार का भी और निजी व्यक्तियों का दोनों का सहयोग होता है। ठीक है, और इसके बारे में पहली बार जो वकालत की गई है वो 1929 में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में किताब लिखी गई। और यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा। तो कहा जाता है कि यह सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल था यह किताब। इस किताब में कहा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यही चीज हमने यहां पर इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सबसे बेस्ट आपके लिए वही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बता दें कि भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यूट्यूब के अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर हम करंट अफेयर के क्विज फॉर्म में क्वेश्चंस भी डालते रहते हैं, डेली करंट अफेयर के। तो रणधीर एजुकेशन से जुड़ सकते हैं आप, लगा करके आप फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, किसी पर भी सर्च कर सकते हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता, हमने इसीलिए इसको पार्ट 1 में रखा है। इसके बाद थोड़ी सी बातें और रही हैं, बहुत छोटा सा एक टॉपिक और रह गया है इसी में, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी में, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।